जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो साथियों कल आपका एग्ज़ाम है, इसलिए फटाफट से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और साथियों जिनका भी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को है, उनके लिए भी सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सब भी फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यहाँ से प्रश्न बनता है सबसे पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल। तो सभी को बता देते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए ये आपका हो गया पूरब, ठीक है। और पूर्वी स्थल पूछे हड़प्पा सभ्यता का, तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। वहीं पश्चिमी स्थल की बात करें तो देखिए इधर पूरब होता है और इधर क्या है, पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो ये है सुतकांगडेर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है सुतकांगडोर। ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और सबसे उत्तरी स्थल पूछे, ऊपर नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, तो सबसे उत्तरी स्थल आपका हो जाएगा क्या, तो मांडा। और सबसे दक्षिणी स्थल साउथ में हो जाएगा आपका दाइमाबाद। तो चारों फैक्टों को ध्यान रखें। यहाँ पे आलमगीरपुर हो गया पूर्वी स्थल, सुतकांगडोर ये हो गया पश्चिमी, मांडा उत्तरी और दाइमाबाद क्या है, तो ये दक्षिणी स्थल है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है पुरा पाषाण काल में। याद कर लीजिए, पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। चलिए आगे देखिए, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया, तो अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी और किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। और 1922 में याद रखिएगा क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, किसके द्वारा, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। और साथियों आप लोग आज के सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। और एग्ज़ाम से पहले आपको जितने भी आज हम आपको हिस्ट्री के प्रश्न कराने वाले हैं, पूरा रिवीजन करके जाना है। तो बहुत ही सिंपल है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम पूछा जाता है, तो कौटिल विष्णुगुप्त ये चाणक्य का अन्य नाम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, प्रधानमंत्री। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो याद रखिएगा तांबा, जिसको कॉपर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आज रात 8:40 में ध्यान रखना है, आज रात 8:40 में हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का महा मैराथन क्लास चलेगा। तो आपको उस क्लास को भी ज़रूर देख लेना है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध जो है याद कर लीजिए, ये यजुर्वेद से है। देखिए टोटल वेद 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बाद आता है आपका कौन सा, सबसे बाद वाला, तो सबसे बाद में आता है अथर्ववेद और सबसे पुराना है ऋग्वेद। जबकि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। और वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है।
देखिए आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो गद्य एवं पद्य वाला वेद जो है याद कर लीजिए, ये यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद। घोड़े के जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है हड्डी, कहाँ से मिले हैं? चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर कीजिए। और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो घोड़े के जो हड्डी है ये मिले कहाँ से? तो याद रखिएगा सुतकोटदा से। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे है और कालीबंगा राजस्थान में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और मृत्यु पूछे तो कुशीनारा या फिर कुशीनगर में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है। भीमबेटका, तो प्यारे साथियों भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये गुफा शैल चित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है मृतकों का टीला। सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो साथियों सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है ये प्राप्त हुए कहाँ से? तो याद रखिएगा बोगाजकोई से। डी ऑप्शन सही है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन से थे? तो साथियों हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो प्रयुक्त रंग थे ये थे, याद रखिएगा, लाल रंग का। सी ऑप्शन सही है। मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? आंसर कीजिए 15 के लिए। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक काल की सिंधु सभ्यता थी। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का किस वेद में वर्णन मिलता है? तो साथियों यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब है यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन मिलता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर से। तो 17 नंबर में है कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर करते जाइए, क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है। तो कांस्य से बने नर्तकी जो है ये किस स्थान से मिली है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था पुराणों की कुल संख्या जो है ये कितनी है? तो 18 पुराण है। उपनिषद 108 है। वेदांग 6 है। वेद 4 है। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो साथियों मौर्य वंश की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो इसका सही जवाब है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का आखिरी शासक पूछे तो वृषध्वज था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों लोथल की बात करें ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़रूर लाइक करें। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा विश्वामित्र। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन से है? तो इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे। तो प्राचीन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो नोट कर लीजिए कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम मुनि है। योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? तो वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? चलिए इसको भी अभी याद कर लीजिए आप लोग फटाफट से। तो हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या? तो अमाजू। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? तो मध्य निषेध सिपाही में पिछले बार पूछा गया था आर्यों का मूल निवास स्थान, जो कि ऑप्शन में था माइनर एशिया। तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक बार हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। अब प्रश्न ये बनता है कि किस मंडल में वर्णित है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो प्यारे साथियों, ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र थे। यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे प्राचीन वेद कौन से है? तो अभी हमने आपको बताया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। सबसे बाद वाला अथर्ववेद है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए जादू टोना वाला वेद कौन सा है। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा से संबंधित स्थल चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो चनहुदड़ो की बात करें तो हड़प्पा से संबंधित स्थल है और ये स्थित है सिंध में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। आगे देखिए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी ऑप्शन 108। 106 नहीं होगा, ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखिए आज के हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, आप सभी जानते हैं। और इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है। और रामचरितमानस के कौन है? तो तुलसीदास जी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह
कौन सा था? तो बहुत ही सिंपल है, लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी ये मातृसत्तात्मक थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा, ये हड़प्पा से मिले हैं R37 कब्रिस्तान। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो याद रखिएगा, मनु महाराज प्रथम विधि निर्माता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है अलार कलाम। गौतम बुद्ध के कौन थे? प्रथम गुरु थे। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो याद रखिएगा, लोहा से अनभिज्ञ थे हड़प्पा के लोग। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बहुत ही सिंपल है, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गया की बात करें तो बिहार का सबसे गर्म स्थान है गया। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मनुस्मृति। ये भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो इसके कौन है? तो विशाख दत्त। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, यानी कि मृत्यु? तो ये हुआ था कुशीनारा या फिर कुशीनगर में। और भगवान, यहाँ पे अगर भगवान बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर हो गया। और महावीर स्वामी का पूछा जाए तो याद रखिएगा पावापुरी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए। और साथियों, आज के सेशन को आपको कम से कम 4 से 5 ग्रुपों में ज़रूर शेयर करना है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 47 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। और जिनका भी 47 में 47 आया है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी है।